Good morning, students. Myself, Jyoti Deval, Assistant Professor Political Science, SPC Government College, अजमेर। आज हम भारतीय संसद या इंडियन पार्लियामेंट पर बात करेंगे और जो हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत एक केंद्रीय जो विधानमंडल है उसको संसद या पार्लियामेंट की संज्ञा दी गई है। और ये संसद जो है वो द्विसदनात्मक यानी 2 सदनों में विभाजित है, उस सिद्धांत पर गठित की गई है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 है उसमें ये लिखा हुआ है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनका नाम जो है राज्यसभा और लोकसभा होगा। राज्यसभा जो है वो हमारा उच्च सदन है और लोकसभा जो है वो हमारा निम्न सदन है। तो भारत में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़रूरी था, इसलिए राष्ट्रपति जो है उसको संसद का अभिन्न अंग जो है वो माना गया है। अब भारतीय संविधान सभा जो है उसके सामने में महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि संसद की स्थिति जो है वो इसमें ब्रिटिश व्यवस्था को अपनाया जाए या अमेरिकन सिस्टम को अपनाया जाए। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, जिसके अनुसार संसद जो है वो किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है और संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसकी सत्ता को कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर अमेरिका में कांग्रेस जो है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन नहीं है, सर्वोच्च संस्था नहीं है और संघात्मक तथा लिखित एवं कठोर संविधान के कारण अमेरिकी कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्तियाँ जो हैं वो सीमित है। इसके अलावा अमेरिका में जुडिशल जो रिव्यू जो है वो उसकी व्यवस्था है। इस कारण अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसने जो भी कानूनों का निर्माण किया है उसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो भारतीय संविधान जो है जब बनाया जा रहा था तो उसमें भारतीय संसद की जब बात आई तो उसमें ब्रिटिश और अमेरिकी जो संविधान है, अमेरिका की जो व्यवस्था है उसके बीच का मार्ग अपनाया गया। संविधान निर्माता जो है वो संसद की संप्रभुता के आदर्श से भी प्रभावित थे, इसे अपनाना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ संघात्मक व्यवस्था, लिखित कठोर संविधान, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के कारण संसद जो है उसको सभी विषयों में कानून निर्माण की शक्तियाँ नहीं दी जा सकती थी और न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो है उसको अपनाना भी ज़रूरी था। तो इसलिए जो है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अपनाई गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें अमेरिका के न्यायालय की सर्वोच्चता के सिद्धांत के साथ इंग्लैंड की जो संसदीय संप्रभुता है उसके सिद्धांत के बीच का मार्ग जो है वो अपनाया गया है। तो भारत में जो है संप्रभुता जो है जनता में निहित है। संसद के अधिकार जो हैं वो संविधान के निर्दिष्ट मात्र हैं, उसके द्वारा दिए गए आदेश हैं। हाँ, अगर हम भारतीय जो संसद है उस पे हम देखें कि क्या क्या सीमाएं हैं उसकी संप्रभुता पर, तो सबसे पहली जो सीमा है वो है लिखित एवं कठोर संविधान। इसका मतलब है कि संसद देश के संविधान की शिशु है और संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। संसद की संप्रभुता संविधान के लिखित प्रावधानों द्वारा ही सीमित है। तो भारतीय संविधान जो है वो कठोर संविधान है, मिला जुला संविधान है। इसमें संवैधानिक कानूनों के निर्माण या संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। तो इस कठोर संविधान के कारण जो है संसद की कानून निर्माण की शक्ति जो है वो सीमित हो गई है। संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत या संविधान की मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर की जो कॉन्सेप्ट है वो भी जो संसद है उसकी संप्रभुता को सीमित करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी संसद जो है उसको संप्रभुता प्रदान नहीं करता, वरन संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित है। तो इसलिए संसद को जो अधिकार जो है वो ये है कि वो संविधान के मूल ढांचे या में परिवर्तन या उसको समाप्त नहीं कर सकती। संघात्मक व्यवस्था के कारण जो है राज्य सूची के विषयों पर भी संसद की कानून बनाने की शक्ति जो है वो सीमित हो गई है। इसलिए ब्रिटिश संसद के समान जो भारतीय संसद है उसको असीमित शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं।
मूल अधिकार एवं न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। संसद द्वारा संविधान में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना मूल अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण जो है वो नहीं किया जा सकता। राजनीतिक परिसीमाएं भी हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी संसद लोकमत के प्रतिकूल, यानी जो पब्लिक ओपिनियन है, जो जनमत है, उसके अनुकूल जो है वो विधि का निर्माण नहीं कर सकती। उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी समुचित सम्मान देना होता है और संसद पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का नियंत्रण भी रहता है और प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन को विघटित भी कर सकता है। तो ये सारे कारण थे जो भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं बनाती, उसकी शक्तियों को सीमित करती है। अब बात करते हैं भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो भारतीय संसद जो है वो संप्रभु है और उसके बहुत सारी शक्तियों का प्रयोग करती है। सबसे पहली शक्ति है व्यवस्थापन संबंधी। संसद को संघीय सूची, समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। इसके अलग जो है संसद जो है वो संघीय क्षेत्रों के लिए सभी विषयों पर कानून की शक्ति प्राप्त है उसको। संकट काल में वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। यानी कानून बनाने की शक्ति जो है वो संसद के पास निहित है। वित्तीय शक्तियाँ, अगर हम फाइनेंशियल पावर की बात करें तो संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है। सभी जो टैक्स संबंधी जो भी प्रस्ताव है, अनुदान की मांगें संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती हैं। तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर वो विचार कर उचित कार्रवाई कर सकती है और संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को जो राष्ट्रीय वित्त है उसमें खर्च करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। अतः मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है और मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आदि के द्वारा उस पर नियंत्रण रखती है। इसके अलावा संसद के सदस्य मंत्रियों से पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। जो बजट है उसको अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत करके सरकारी विधेयक में संशोधित करके अपना विरोध जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। संविधान में संशोधन की शक्ति भी संसद के पास है। वह संविधान में संशोधन कर सकती है और संविधान के एक बहुत बड़े भाग में केवल अकेली संसद जो है अपने दोनों सदनों के द्वारा संशोधन कर सकती है। निर्वाचन संबंधी संविधान का आर्टिकल 54 के अनुसार संसद जो है कुछ निर्वाचन शक्तियाँ उसको प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं और आर्टिकल 66 के अनुसार संसद सदस्य जो हैं वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राज्य संबंधी शक्तियाँ भी संसद के पास है। संविधान में संसद को यह अधिकार है कि राज्यों की इच्छा के बिना वह उनकी सीमा और नामों में परिवर्तन कर सकती है, नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है और राज्य का अस्तित्व जो है वो समाप्त कर सकती है। संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण से संबंधित अधिकार भी प्राप्त है। महाभियोग का अधिकार, इम्पीचमेंट पावर भी है। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इस प्रकार उच्चतम और जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने और उनको हटाने का काम जो है, प्रस्ताव जो है वो संसद ही पारित करती है। तो इस प्रकार हम उपयुक्त जो शक्तियाँ हैं, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड हो, सारी शक्तियों को हम देख के ही कह सकते हैं कि जो भारतीय संसद है उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, उसके कार्य विस्तृत हैं। संसद जो है सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य करती है। इस तरह से संसद जो है वो लोकमत का दर्पण भी कहा जाता है। वो एक शिक्षक के रूप में कार्य करती है, लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करती है। और लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि संसद को जो संविधान है उसके अंतर्गत ही अपनी कार्यवाही चलानी पड़ती है, उसको उसी के अधीन अपने कार्य करने पड़ते हैं। और संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि वह संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन कर दे। तो ये था संसद जो है भारतीय संसद। कल हम भारतीय संसद के जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा पर अपनी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।